हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट बी चैनल। आई एम आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके सोशल साइंस के सब्जेक्ट हिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर को, जो कि है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो हम लोग इसको पहले स्टार्ट करें, उसके पहले थोड़ा सा एक बार कंटेंट्स में हम लोग चलेंगे और देखेंगे उसमें क्या है। देखिए, आपका जो चैप्टर का जो कंटेंट्स है उसमें जो सेक्शन डिवाइड किए गए हैं वो दो सेक्शन है। एक है सेक्शन फर्स्ट, जिसमें हम लोग इवेंट्स और प्रोसेसेस के बारे में रीड करेंगे हम लोग कि किस तरह से इवेंट्स पे किस तरह के प्रोसेस हुए पूरे वर्ल्ड में, किस तरह से फ्रेंचाइजी आया, किस तरह से वहाँ पे। सेकेंड में क्या देखेंगे तो देखेंगे हम लोग लिवलीहुड, यानी वो लोग फिर कैसे आगे हम लोग का जीवन पनपा, फिर इकोनॉमिक जो आज की स्टेज है, फिर हम लोग इस तरह तक कैसे आए, और जो सोसाइटीज़ हैं वो कौन कौन सी डेवलप हुई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या होता है, यह कब स्टार्ट हुआ और यह किस तरह से स्टार्ट हुआ। तो देखिए, एक सुबह थी 14 जुलाई 1789 में। इसको एक याद करने का क्लू बताऊं तो देखिए, वन को आप भूल जाइए। ठीक है, कब यह स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो 7 8 9 सीरियल से, और आपको तो पता है वन ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, टू तो रहेगा नहीं। और 14 जुलाई में, तो 14 जुलाई 1789 में जो इस दिन की सुबह थी, उस दिन पेरिस शहर में एक सिटी आपने सुना ही होगा, वाज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म। तो वहाँ का जो राज्य था, पेरिस के जो वहाँ के राज्य थे, उनमें किसी एक राज्य में जो है ना अलार्म जो है चालू हो गया। अलार्म का मतलब होता है कि जैसे कोई रिवॉल्यूशन टाइप का, जैसे कोई भगदड़, जैसे कोई विद्रोह है ना, अपने अधिकारों के लिए जुलूस निकालना है ना, दंगे फसाद हो जाना, अलार्म टाइप का हो गया था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इन टू द सिटी। तो जो किंग था पेरिस का, उसने क्या किया, कमांड को ऑर्डर दे दिया, ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया कि भाई अब आप लोग जाओ उस शहर में। ठीक है, वहाँ पर देखो क्या हो रहा है। फिर रोमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। फिर क्या हो गया कि इतना ज़्यादा रूमर्स फैल गया ना चारों तरफ, इतना ज़्यादा दंगे फसाद फैल गए, इतनी आग जो है जलाए जाने लगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें इस तरह से इतनी भड़क गई हिंसा कि वहाँ की जो आर्मी था ना, उसको ऑर्डर दे दिया गया भाई कि तुम फायर कर लो। तो सिटीजन के ऊपर जो है गोलियाँ दागी गई। लगभग 7,000, लगभग 7,000 men and women gathered in the front of the town hall and decided to form a people's militia। तो देखिए, लगभग 7,000 आदमी और औरतें ना, सभी लोग गेदर हुए, इकट्ठा हुए, कहाँ पे, टाउन हॉल के सामने। ठीक है, वहाँ पे टाउन हॉल था पेरिस में, उसके सामने जो है इकट्ठा हुए। फिर उन लोगों ने डिसाइड किया भाई कि हम लोग पीपल्स मिलिटिया, जैसे मिलिट्री के होते हैं तो उसी तरह पीपल्स मिलिटिया, मतलब लोगों को एकजुट करके हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे। दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। तो उन्होंने और क्या किया, उन्होंने बहुत सारी संख्या में जो गवर्नमेंट्स बिल्डिंग थी उसको जो है ब्रोक कर दिया, यानी तोड़ फोड़ दिया। फाइनली a group of several hundred people marched towards the eastern part of city and stormed the fortress prisons, the breaches where they hoped to find hoarded ammunition। देखिए, जो फाइनली जो कुछ लोगों का जो मतलब 100 200 लोगों का समूह जो था ना, वो मार्च करता हुआ, यानी मुँह घूमता हुआ, दंगे फसाद में दौड़ते हुए, लड़ाई करते हुए कहाँ चला गया, पूर्वोत्तर भाग में, शहर के पूर्वी भाग में चला गया। वहाँ पर बहुत सारे फोर्ट्रेस थे, यानी फोर्ट, किले वगैरह थे, प्रिजन थे, है ना, जेल वगैरह थे, और बेस्टाइल था। तो ये सभी जो है ना, वहाँ के लोग ये पहुँच के 100 लोग तोड़ने लगे, उसको जो है नुकसान पहुँचाने लगे। वेयर दे होप टू फाइंड hoarded ammunition। In the armed fight that followed, the commander of the Bastiles was killed and prisoners released, though there were only 7 of them। तो देखिए, इस तरह से वहाँ पर वो लोग गए और जो जेल था उसको तोड़ फोड़ा, और उसमें से फिर जो कैदी थे, प्रिजनर्स थे ना, उनको रिलीज़ किया। ठीक है, लगभग उनमें से 7 लोगों को। ठीक है, 7 ऑफ देम एट द, और क्या किया, बेस्टाइल जो बेस्टाइल था ना, उसको जान से मार दिया गया। ठीक है, जो ठीक है, इट द बेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। तो वैसे तो सभी लोग बेस्टाइल से क्या करते थे, नफरत करते थे, लेकिन चूंकि यह पावर में राजा के साथ, इसलिए इसका कोई कुछ करता नहीं था, है ना, अपने आप को नेता समझता था। द फोर्ट्रेस वाज डेमोलाइज्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वेयर सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज हु विश्ड टू कीप सुवीनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। तो देखिए, जितने फोर्ट्रेस तोड़े गए ना, उनमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, पत्थर थे, है ना, कीमती वाले स्टोन फ्रैगमेंट जैसे, तो ये सभी चीज़ों को ना वो लोग मार्केट में जाके ना वहाँ पर बेच दिए, जिससे ना ये हो जाए भाई कि ये सुवीनियर हो जाए भाई कि हाँ, ये जो है डिस्ट्रक्ट किया गया था। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस। देखिए, पेरिस में फिर इस तरह से उस दिन के बाद से ना, फिर धीरे धीरे बहुत सारे जगहों पे इस तरह की घटनाएं, दंगे फसाद होने लगे। द कंट्री साइड, मतलब लगभग हर कोने में।
मोस्ट पीपल वेर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड मच लेटर। अच्छा यहाँ फुल स्टॉप है। तो देखिए बहुत सारे लोग जो है ना वो प्रोटेस्ट करने लगे, किसके किसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे कि भाई जो ब्रेड है ना, ब्रेड वहाँ का जो ब्रेड है उस पर जो है हाई प्राइस होने लगा। मच लेटर बाद में क्या हुआ, व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट दैट अल्टीमेटली लेड टू द एक्सक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। तो देखिए जब ये धीरे धीरे दंगे फसाद सभी जगह पेरिस में होने लगे तो इससे क्या हुआ कि जो वहाँ का जो किंग था फ्रांस का ना वो समझने लगा, एक्सक्यूजन मतलब एक प्रकार से समझ गया कि भाई ये धीरे धीरे चेन स्टार्ट हो रही है लोगों की, मतलब अपने हक की बात करने के लिए। तो मोस्ट people at the time did not anticipate this outcome. How and why did this happen? और जो फ्रांस के लोग थे ना वो इतना उम्मीद भी नहीं किए थे कि भाई इतना ज़्यादा आउटकम आएगा उनके छोटे मोटे दंगे फसाद से कि वहाँ का जो राजा है वही मारा जाएगा, है ना। कौन था, वर्साइल्स। तो यह जो घटना थी, ये जो छोटा सा हम लोगों ने केस स्टडी किया है शॉर्ट में, यह घटना हुई क्यों, ठीक है, वाई एंड हाउ। तो जब ये हुई क्यों और कैसे हुई, इसके लिए हम लोग आगे वाले चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ये एक आपके सामने पिक्चर्स दिया हुआ है, फिगर आपके बुक में ही देखिए। इस तरह से किस तरह से लोगों ने कुछ 100-200 की संख्या में ऐसे किलों के बाहर जो है किस तरह से हमले करके या किस तरह से उसकी दीवार को तोड़ के, है ना, किस तरह से उसको क्षतिग्रस्त किया है। ये जो फिगर है ये काफ़ी ज़्यादा प्राचीनतम है, यानी हमारे हिस्ट्रिकल इवेंट्स में इसको रखा गया है सुरक्षित करके। तो ये रियल पिक्चर है, मतलब जब जैसे वहाँ पे जो राजा था वेस्टाइल वो जो मारा गया ना और लोगों ने देखा कि ये क्या हो गया है इस तरह से, तो उस समय जो पेंटिंग्स थे करने वाले थे, जो आर्टिसियन थे, वो लोग आर्टिस्ट लोग वो सब प्रिंट इस तरह से बनाने लगे थे। तो ये उसी समय से कुछ जुड़ी हुई एक पिक है। तो हम लोग अब देखने वाले हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी कि जो फ्रेंच की जो सोसाइटीज़ है उस समय वो क्या था, मतलब ऐसा क्या किस तरह से वो जीवन जी रही थी, क्या चल रहा था वहाँ पे, है ना, लेट 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी जो नज़दीक आने वाली थी। तो इस तरह से तो कितने के आसपास, लगभग 74 में। और अभी हम लोगों ने देखा कवर किया है कि 17 किस में जो है ये रिवॉल्यूशन हुआ था वहाँ पे। तो यानी कितने ईयर्स का गैप है, आई थिंक 5 ईयर्स का। तो 5 ईयर्स में ऐसा क्या सब चीज़ चेंज हुआ वहाँ पे, किस तरह से कैसे हुआ, ये सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जो लुई 16 था वो बर्बन फैमिली से था, ठीक है, और जो है किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, और उसी को ही फिर उत्तराधिकारी भी आगे होने वाला ही था, तो उसको ही फिर वो राज्य दे दिया गया फ्रांस का, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वो कितने साल का था, वो 20 साल का था, और उसने एक शादी की थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से उसने शादी की थी जिसका नाम था मैरी एंटोनीट। तो अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन इम्पटी ट्रेजरी, ट्रेजरी में से होता है खजाना। तो इम्पटी ट्रेजरी का मतलब ये होता है भाई कि उस समय जब उसकी शादी हुई ना तो उसको बहुत कुछ ज़्यादा मिला नहीं, यार भाई प्रिंसेस शादी की है, फिर भी उसे उसके अनुपात से कुछ मिला नहीं, ठीक है। तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस। तो देखिए लंबे समय तक ये फ्रांस ऐसा था ना कि युद्ध करता रहता था, यहाँ वहाँ इसके हर क्षेत्र में युद्ध चलते रहते थे, लड़ाई चलते रहते थे। तो इस तरह से क्या हुआ ना कि ड्रेन सब कुछ फाइनेंशियल जो था ना वो सब खत्म हो गया, इसके जो फाइनेंशियल जो इसके पास धन थे, मनी थे, सब खत्म हो गया। तो एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड इवन द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल्स। तो देखिए सबसे ज़्यादा ये जो खर्चा इसका कहाँ जा रहा था, जो पैलेस है वहाँ का, कौन सा, वर्साइल्स। वर्साइल्स काफ़ी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मतलब टाइप का पैलेस है, आप इसे देखेंगे भी। चलिए मैं फिगर लगा देता हूँ। तो ये था आपका वर्साइल का जो है पैलेस। तो उसमें जो है ना इतने ज़्यादा वो मतलब साज सज्जा वाला डेवलप था ना कि उसका ही इतना ज़्यादा कॉस्ट आ जाता था मेंटेनिंग का कि और ज़्यादा फ्रांस जो है ना गरीब होता जा रहा था। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनियन टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। तो देखिए जो उस समय ना, उसी समय जो लुइस 16 था ना उसने हेल्प किया था अमेरिकन 13 कॉलोनियन का। क्यों भाई, क्यों किया था, क्योंकि उसकी लड़ाई किससे हो रही थी, ब्रिटेन से हो रही थी। तो भाई ब्रिटेन जो है फ्रांस का भी तो दुश्मनी है, तो इसलिए वो अमेरिका का सहायता किया था कि चलो दुश्मन का तो दुश्मन मेरा भी है ना। इस वजह से उसने इंडिपेंडेंस में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका को हेल्प दी थी। द वार एडेड मोर देन ए बिलियन लिवर्स टू ए डेप्ट
दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स। तो देखिए लीवर्स है ना, लीवर्स में होता है वहाँ का, जैसे हम लोग के यहाँ रुपया चलता है तो वहाँ पे क्या चलता है, लीवर्स चलता है। कहाँ पे, फ्रांस में। तो फ्रांस में लगभग बिलियन लीवर्स के आसपास उसका तो डेप्थ हो गया था, यानी कर्ज हो गया था, इतना लड़ाई चल रहा था सब जगह उसका, और लगभग 2 बिलियन यहाँ जो है बढ़ के हो गया था। Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans। और जो लोग उन्होंने इनको उधार दिया था वो लोग अपना इंटरेस्ट भी कितना लेते थे, 10% लेते थे। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा तंगी आ गई थी। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लिज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट एलोन। तो देखिए फिर वो जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी उसने फिर भाई ये जो है ऑब्लिज किया कि भाई चलो हम लोग इंक्रीज करते हैं परसेंटेज, थोड़ा बजट जो है ना इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, जो कि हम लोग किसी का अपने जो हमारे हैं, हमारे देश में जो लोग हैं जो नीचे स्तर के हैं उनसे टैक्स जो है ना बढ़ा दिया जाए। फिर क्या होता है ऐसा करने से, टू मीट हिज रेगुलर एक्सपेंस such as the cost of maintaining an army, the court, the running government offices or universities, the state was forced to increase taxes। तो इस तरह से जैसे वहाँ पे चल रहे थे कि आर्मी है, कोर्ट है, और जो सरकारें चल रही थी वहाँ पे उन सब के खर्चे जो इतने थे ना वो सब जो है यहाँ पे वो लोग फोर्स कर दे रहे थे टैक्स पे। और ये टैक्स कौन देता था, तो ये जो नीचे स्तर के जैसे लोगों से टैक्स लिया जाता है ना काम करवा के, लेबर के टाइप के, तो उस तरह से भी हम लोग इसको समझेंगे कि कौन टैक्स पेड करते थे और कौन नहीं करते थे। एट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस। तो जबकि इतना कुछ करने के बाद भी पर्याप्त रूप से उनका जो है ना पैसे उनके पास नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए टैक्स वगैरह भी, इनके कर्ज वगैरह भी और बढ़ते ही जा रहे थे, 2 बिलियन हो गए थे। फिर क्या हुआ, फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स एंड ओनली मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस। देखिए ये बात यहाँ पर आ गई कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी और फिर बाद में 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि वो डिवाइड हो गई 3 स्टेट्स में। स्टेट्स में क्या होता है, मतलब 3 तरह के फॉर्म हो गए भाई, 3 तरह के लिविंग पॉपुलेशन हो गई यहाँ पे। तो कैसे कैसे हैं अभी हम समझेंगे। और जब ये 3 स्टेट में हो गया तो फिर क्या हुआ, ओनली मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस, यानी जो थर्ड स्टेट के सबसे निचले दर्जे के जो लोग शामिल किए गए ग्रुप में, उस ग्रुप में उन लोगों को ही केवल टैक्स जो है पेड करना पड़ता था। तो पहले ये क्लियर कर लेते हैं हम लोग भाई कि ये 3 स्टेट्स कौन से हैं। ये है आपके स्टेट। देखिए फर्स्ट स्टेट है आपका क्लर्जी, ठीक है। सेकेंड स्टेट्स क्या है, नोबिलिटी है ना। थर्ड स्टेट में देखिए फिर 3 ग्रुप हैं। एक हो जाते हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो मर्चेंट्स हैं, कोर्ट हैं, ऑफिशियल्स, लॉयर्स वगैरह ये सब आ जाते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर वाले हैं। फिर उससे नीचे कौन आ जाते हैं, पीजेंट आ जाते हैं और आर्टिसियन, जो कलाकार हैं छोटे छोटे, है ना, पीजेंट्स हैं, है ना। और जो सबसे नीचे कौन से हैं, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, यानी छोटे जो पीजेंट्स हैं या फिर जो लैंडलेस लेबर है जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है या फिर नौकर है, इस तरह के लोगों को, इन तीनों लोगों को थर्ड स्टेट में शामिल किया गया, ठीक है। और जो सबसे अपने आप को नेता समझने वाले थे वो क्लर्जी होते थे और ये नोबेल्टी होते थे। तो ये दोनों आराम से ऐसो आराम से अपनी ज़िंदगी चला रहे थे भाई। क्यों, क्योंकि ये निचले जो थर्ड स्टेट के लोग थे इनसे क्या करते थे, टैक्स लेते थे, और जबकि कर्जे में हो गए तो और टैक्स बढ़ा भी दिए। 18th सेंचुरी में यह जो है 3 स्टेट में डिवीजन हो गया, किसका, फ्रांस का। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो रिवॉल्यूशन हम लोगों ने देखा कि 1789 में स्टार्ट हुआ फ्रांस में, वो क्यों हुआ, तो उसके लिए हम लोग देख रहे थे 18th लेट सेंचुरी में क्या हुआ कि जो है कई जगह युद्ध चल रहे थे इसके, फ्रांस के, और जो है वो गरीब होता चला गया, और उसकी जो शादी हुई थी उसमें भी उसको कुछ मिला नहीं बेचारे को, है ना। तो लुई 16 जो है ना वो फिर गरीब हो गया, है ना, खर्चे नहीं चला रहा था। सबसे ज़्यादा खर्चा उसका वर्साइल जो है पैलेस पे जाता था उसका। और क्या था भाई कि उसने अमेरिकन कॉलोनियंस के लगभग 13 की हेल्प की थी कि ब्रिटेन से, क्योंकि उसकी शत्रुता थी तो ब्रिटेन के खिलाफ था अमेरिका, तो इसलिए उसकी हेल्प की थी। लगभग 1 बिलियन के आसपास जो है ना उसके डेप्थ हो गए थे, कर्जे हो गए थे, उधारी हो गई थी, जो कि बढ़ के फिर बाद में 2 बिलियंस हो गई, है ना। और वो लगा 10% जो है इंटरेस्ट लोन पे देता था, और इस तरह से बहुत सारी समस्या होने लगी। तो फिर जो है 18th सेंचुरी के आसपास ना फिर क्या हुआ कि स्टेट को ना 3 स्टेट, जो पूरे फ्रांस को ना 3 स्टेट में बांट दिया गया, जिसमें पहले क्लर्जी आ जाते हैं, सेकंड पे नोबेल्टी, और थर्ड पे जो बाकी लोग हैं जो वर्कर हैं, चाहे वो बिग बिजनेसमैन हो या फिर जो भी हो, तो मतलब उन सब से ही टैक्स लिया जाता था। फिर हम लोग देखेंगे अब द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फेडरल अ सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एज, यानी कि जो सोसाइटी था, जो स्टेट बांटे गए ना, वो क्या देखा गया भाई कि वो लोग क्या करते थे, डेटेड बैक वो लोग ला के देते थे किसको, मिडिल एज के लोगों को। फिर ऐसा क्या हो गया कि द टर्म ओल्ड रीजन इज यूजली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द फ्रांस बिफोर 1789, यानी रिवॉल्यूशन होने के पूर्व, यानी 1789 के पहले अगर हम देखें फ्रांस का जो सोसाइटी है ना वो कैसा है, ओल्ड रिजिम, यानी
पुरानी परंपराओं वाला ना, है ना, कि जो कुछ लोग हैं कि भाई उनके पास अपनी खुद की ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन है, और जो जिसके पास नहीं है वो क्या है, लेबर है ना। राजा महाराजाओं वाला जो प्राचीनतम हमारा जो चला है वो उसी की बात हो रही भाई। ओल्ड रिजीम था वहाँ पे यूजली, अगर हम लोग देखें वहाँ की सोसाइटी को। तो फिगर 2 अभी हम लोग ये देख चुके हैं। फिगर 2 शोज हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है फ्रांस के 3 स्टेट में वो जो है डिवाइड हो गए, और किस तरह से उसमें ग्रुपिंग की गई है कि 2 लोग जो क्लर्जी और नोबेल्टी हैं वो टैक्स फ्री हैं, और बाकी जो नीचे के 3 लोग बचे हैं उन 3 लोगों से जो है थर्ड स्टेट से टैक्स पेड किया जाता था। तो हाउएवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। और उनमें जो सबसे नीचे थर्ड स्टेट में आते हैं उनमें से जो बहुत सी कम लोग ऐसे हैं जिनके पास उनका खुद का ज़मीन है, जो खुद से कल्टिवेट करते हैं। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय द नोबल्स, द चर्च एंड द वदरिस्टर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। तो देखिए 60% जो लोग हैं ना वहाँ का जो ज़मीन है 60% वो या तो नोबल्स के पास है, या फिर चर्च वाले लोगों के पास है, या फिर रिजिस्टर मेंबर है जो बहुत ज़्यादा धनी है ना, सदस्य है, रजिस्टर मेंबर है हाई क्वालिटी के थर्ड स्टेट में, उनके पास जो है ज़मीन है। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय द बर्थ। तो देखिए लोग जन्म से क्लर्जी में के परिवार में यदि कोई जन्म लिया तो भी क्या हो गया, क्लर्जी हो गया, है ना। नोबेल्टी के परिवार में कोई जन्म लिया तो क्या हो गया भाई, नोबेल्टी हो गया वो, है ना। तो इस तरह से क्लर्जी और नोबेल्टी का जो ग्रुप बना, इनको टैक्स देना नहीं रहता था, ये शासन करते थे, ठीक है। तो इस तरह से जो है काम होने लगे वहाँ पे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज एक्सेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो रिवॉल्यूशन के पीछे जो वजह थी ना वो क्या था भाई, टैक्स पे करना। कौन से स्टेट के लिए, थर्ड स्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। द नोबल्स फर्दर इंजॉयड फेडरल प्रिविलेज। और इस तरह से जो है जो नोबल्स के लोग थे, जो क्लर्जी के लोग थे, वो लोग क्या करते थे, इंजॉय करते थे भाई, फ्री का अपना आराम से आ रहा है, टैक्स वगैरह मिल ही रहा है, ठीक है। दिस इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट। पीजेंट से जो लोग तमाम तरह के टैक्स वगैरह लेते थे, और साथ ही साथ पीजेंट वेर ऑब्लिज्ड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स। तो इस तरह से ना लोगों को जो पीजेंट्स वगैरह होते थे ना उनको दया भाव से ऑब्लिज्ड के रूप में ये लोग कहते थे, अपने आप को भगवान समझते थे। तो कौन समझता था, ये जो नोबल और क्लर्जी के ग्रुप के लोग थे, ठीक है। और ये जो पीजेंट थे इनको जो है अपना नौकर समझते थे, और इस तरह से वो अपने कामों में, चाहे घर के काम हो या फिर फील्ड के काम हो या फिर आर्मी में पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर बिल्डिंग बनाने, रोड वगैरह बनाने के लिए, उसमें जो है ना पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स करते थे। और उन लोग के पास रीज़न भी होता था, वो लोग भाई खाने पीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ ऑल टैक्सेस कॉल्ड थीसेस फ्रॉम द पीजेंट्स। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थीसेस क्या होता है, व्हाट इज थीसेस, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा आपका। तो व्हाट इज थीसेस, तो द चर्च द टैक्सेस ऑफ चर्च कॉल्ड थीसेस, यानी जो चर्च जो टैक्स देता था ना वो क्या हो गया, थीसेस हो जाता है। And finally all members of the third state had to pay taxes to the state। तो इस तरह से चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो चर्च का हो या फिर कोई भी हो, है ना, जो जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सबको जो है टैक्स देना पड़ता था। दिस इंक्लूडेड ए डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैल। तो देखिए एक डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था जो सबको पता होता था कि भाई ये डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि ये गवर्नमेंट के पास जा रही है, तो उसे क्या कहते थे, टैल कहते थे। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस वो लोग इधर से इधर उधर करके लेते थे सभी लोगों से, थर्ड स्टेट के लोगों से, उसे क्या कहते हैं, थीसिस कहते हैं। And a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt और टोबैको, है ना, जैसे कि नमक और सुर्ती, है ना, टोबैको, इन सब पे जो है टैक्सेस जो कि डेली सबको काम है ना, साल्ट का तो सबको यूज़ होता है। अब इन सब चीज़ों पे जो ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग वहाँ के थर्ड स्टेट के, उस पर टैक्स लगाओ कि भाई, तो वो लोग भी बस होकर देना ही पड़ेगा उनको, है ना। तो इस तरह से वो लोग परेशान करने लगे। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट एलोन। और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती थी ना, फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज किसी भी स्टेट की, वो सभी जो टैक्सेस होते हैं ना वो थर्ड स्टेट के लोगों को ही देना पड़ता था, अकेले ही, एलोन।
न्यू वर्ड यहाँ पर आ गए, इसको लोग देख लीजिए। देखिए लीवर क्या होता है, तो लीवर होता है भाई द करेंसी ऑफ फ्रांस, ठीक है, जो कि डिसकंटिन्यूड हो गई थी कब, 1794 से। फिर क्लर्जी क्या होते हैं, तो ग्रुप होता है ये ऐसे पर्सन का जो कि इन्वेस्टेड होते हैं भाई स्पेशल फंक्शन में, जैसे चर्च वगैरह में, ठीक है। और तीथे क्या होता है, तो भाई एक टैक्स होता है एक ऐसा लेवलिटी वाइज जो चर्च के द्वारा लिया जाता है, कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जितना भी कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था उसका 1/10 जो है टैक्स के रूप में लिया जाता था, उसे तीथे कहते हैं। टाइल क्या होता है, तो टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, यानी सीधे स्टेट के हाथों में, यानी सीधे भाई कि हाँ ये कहाँ जा रहा है टैक्स, गवर्नमेंट को जा रहा है। भाई गवर्नमेंट ले रहा है तो सबको पता है, चलो गवर्नमेंट ले रहा है, डायरेक्ट टैक्स के रूप में जाना जाता था। एक अच्छे से फिगर दी हुई है बुक में, देखिए ये, देखिए ये है क्या है भैया, ये क्लर्जी और नोबेल्टी है ना। और ये आराम से ऐसे बैठे हैं, है ना, आराम से एकदम, क्या 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 पूछना क्या है इनको, है ना। और यहाँ पे जो बेचारा है वो क्या है, थर्ड स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है। ये कुछ लाया अपने साथ, देखिए टोकरी में, पहले तो जो उसको टैक्स देना है वो तो लेकर आया ये, प्लस अलग से भगवान के रूप में ये लोग अपने आप को प्रदर्शित करते थे कि भैया प्रसन्न रहें ये लोग, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी जैसे फल वगैरह है ना लेके जाना, ये सारी चीज़ें। देखिए नवाब भैया है। कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे फिगर को दिखाई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, इसको क्या कहा जा रहा है, दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग गेन, ग्रेन्स, फ्रूट, मनी, सलाद, द फैट लॉर्ड सिल्स they are ready to accept it all, he does not even care to grace him with a look। यानी कहा जा रहा है कि जो ये गरीब फेलो है भाई, ये सब कुछ लेकर आ रहा है, अनाज लेकर आ रहा है, फलों को ला रहा है, पैसे ला रहा है, सलाद भी ला रहा है, और साथ ही साथ जो है ना, और जो ये भैया राजा जी हैं, जो लॉर्ड है ना, जो भगवान है, वो क्या कर रहे हैं, सीट से तैयार आराम से बैठे हैं भाई। और दूसरी चीज़ की ये जो है ना रेडी है कि भाई चलो ये ला रहा है, हम सब इसको ले लेंगे। और ही डज नॉट इवन केयर, वो जरा से भी, ये राजा इसकी परवाह नहीं करता कि अरे भाई वो बेचारा जो जितना मेरे लिए लाया है वो किस तरह से मुझे ला के दे रहा है, एक बार ये विचार भी नहीं करती ये लॉर्ड जी, ठीक है। और एक एक्टिविटी दी है, फिर यहाँ पे देखिए क्या इन दोनों को किस किस शब्द से संबोधित किया गया है, जरा देखिए। द नोबलमैन इज द स्पाइडर, द पीजेंट द फ्लाई, यानी जो नोबल मैन है ना, जो ये नोबल ग्रुप का मैन है ना, ये क्या है, ये स्पाइडर है, मकड़ी है। और ये क्या है, प्लीजेंट, जो क्या है, फ्लाई है। मकड़ी किस तरह से किसी फ्लाई को मतलब यूज करती है अपने, ये है ना, उस तरह से जो है ये इसके साथ व्यवहार कर रहा है। तो ये पिक्चर्स जो है कुछ इस तरह से है। और नेक्स्ट हम लोग वीडियो में कवर करेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू।